नमस्ते और साउंड बाइट इंडिया के इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही रोमांचक लेकिन उतनी ही जटिल दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे भारत की अग्नि मिसाइल सीरीज को, इसके पीछे की एडवांस्ड इंजीनियरिंग, वो री एंट्री की फिजिक्स और वो जियोपॉलिटिक्स जो पूरी दुनिया की रणनीतिक सोच को बदल कर रख रही है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल पर सोचते हैं। जब कोई भी मिसाइल अंतरिक्ष से वापस हमारे वायुमंडल में एंट्री लेती है तो उसमें वो भयंकर आग लगा देने वाली गर्मी आखिर आती कहां से है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये हवा के घर्षण यानी फ्रिक्शन का नतीजा है। पर सच कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। जी हां, बिल्कुल गलत। तो चलिए समझते हैं कि असल में वहां होता क्या है। इसका असली कारण फ्रिक्शन नहीं बल्कि एडियाबैटिक कंप्रेशन है। जब कोई मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से नीचे गिरती है तो वो अपने ठीक आगे वाली हवा को इतनी भयंकर तेजी से दबाती है कि वहां शॉकवेव्स पैदा हो जाती हैं। हवा के इस अचानक सिकुड़ने से ही वो बेतहाशा रेडिएटिव हीट पैदा होती है। और ध्यान रहे, ये कोई आम गर्मी नहीं है। री एंट्री के वक्त मिसाइल के आगे का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाता है। मतलब ये इतना ज्यादा है कि लोहे को भी पलक झपकते पिघला दे। अगर उस पेलोड को सही से ना बचाया जाए तो वो हवा में ही पूरी तरह जलकर खाक हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इतनी खौफनाक गर्मी से मिसाइल को बचाने के लिए किसी बेहद खास चीज की जरूरत पड़ेगी, और यहीं पर काम आती है थर्मल शील्ड इंजीनियरिंग। इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत ही एडवांस्ड थर्मल प्रोटेक्शन मटेरियल्स तैयार किए हैं, जैसे रेनफोर्स्ड कार्बन कार्बन यानी आरसीसी और पीका। ये मटेरियल्स पायरोलिसिस नाम की एक प्रोसेस और हाई एमिसिविटी कोटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह के स्पंज हैं जो इस भयानक गर्मी को सूखते हैं और उसे थर्मल रेडिएशन के रूप में सुरक्षित तरीके से बाहर फेंक देते हैं, ताकि अंदर का पेलोड बिल्कुल सुरक्षित रहे। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन मटेरियल्स को टेस्ट कैसे किया जाता है। शोधकर्ता इसके लिए 60 मेगावाट की विशाल आर्क जेट फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। ये फैसिलिटीज धरती पर ही हाइपरसोनिक मैक 7 स्पीड वाले खतरनाक माहौल की बिल्कुल सटीक नकल तैयार करती हैं। इसी टेस्टिंग से पक्का होता है कि आसमान से गिरते वक्त ये हीट शील्ड कभी फेल न हो। खैर, ये तो बात हो गई हीट शील्ड्स के माइक्रो लेवल केमिस्ट्री की। लेकिन अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का पूरा रास्ता कैसे तय होता है। किसी भी आईसीबीएम की पूरी उड़ान को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है बूस्ट फेज, जहां ताकतवर रॉकेट उस भारी भरकम मिसाइल को सीधा अंतरिक्ष की तरफ धकेलते हैं। फिर आता है मिड कोर्स फेज, यहां मिसाइल वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष के वैक्यूम में सफर करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हवा का कोई भी अड़ंगा नहीं होता, जिससे मिसाइल की ऊर्जा बचती है और वो लगभग 5000 मील प्रति सेकंड की अविश्वसनीय रफ्तार पकड़ लेती है। और एकदम आखिर में आता है टर्मिनल फेज, जहां वॉरहेड्स हाइपरसोनिक स्पीड से वापस धरती के वायुमंडल में घुसते हैं। चलिए अब इसे एक कदम और आगे ले चलते हैं और बात करते हैं उस तकनीक की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, मिर्व यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान शब्दों में कहें तो एक ही मिसाइल के अंदर कई अलग अलग वॉरहेड्स का होना, और इनमें से हर एक वॉरहेड को बिल्कुल अलग अलग ठिकानों पर हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। मई 2026 के टेस्ट में ठीक यही देखा गया था, जब मिड कोर्स फेज के बीच में ही मिसाइल का पेलोड बस अलग हुआ और उसने हिंद महासागर में फैले अलग अलग टारगेट्स पर एकदम सटीक निशाना लगाया। अगर एक पुराने सिंगल वॉरहेड और इस नई एमआरवी तकनीक को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क साफ नजर आता है। सिंगल वॉरहेड एक ही टारगेट पर जाता है और आज के एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स उसे ट्रैक करके रोक भी सकते हैं, लेकिन एमआरवी आर्किटेक्चर ये एक ही बार में कई पेलोड्स को अलग अलग दिशाओं में छोड़ता है। इससे होता यह है कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। यानी भले ही कम मिसाइलें ऑन, लेकिन उनका रणनीतिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब ये सारी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स और ये ट्रेजेक्ट्री की मास्टरी आखिर भारत के मॉडर्न स्ट्रेटेजिक हथियारों तक पहुंची कैसे? अग्नि सीरीज का सफर अपने आप में एक मिसाल है, और ये सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है। 1980 के दशक में जब भारत पर टेक्नोलॉजी देने से रोक लगा दी गई थी तो कई लोगों को लगा कि प्रोग्राम रुक जाएगा, लेकिन असल में उस पाबंदी ने आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत कर दिया। 1999 में अग्नि 2 का पहला लॉन्च हुआ, जिसने शुरुआती री एंट्री तकनीक को साबित किया।
फिर 2017 में अग्नि 4 आई, जिसमें एडवांस्ड हीट शील्ड्स और रिंग लेजर जायरोस्कोप लगे थे। और 2026 में 3 से 6 वॉरहेड्स वाले एडवांस्ड अग्नि MIRV का वो सफल परीक्षण। ये एक शानदार स्वदेशी विकास की कहानी है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, उन्हें लॉन्च करने के तरीकों में भी एक बड़ा शिफ्ट आया है। पहले जो पारंपरिक रोड मोबाइल सिस्टम्स होते थे, उन पर दुश्मन के पहले हमले का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता था। लेकिन अब कैनिस्टर कोल्ड लॉन्च तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ये सिस्टम्स पूरी तरह से एनवायरमेंटली सील्ड होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मिसाइल को बहुत ही कम समय में लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, हमले की स्थिति में उस मिसाइल के बचने की, यानी उसकी सर्वाइविलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इन सब तकनीकी बातों से थोड़ा बाहर निकलकर ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर नज़र डालते हैं, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं रहती, ये देशों की कूटनीति और सुरक्षा को भी बदल देती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 12,000 किलोमीटर। आने वाली अग्नि 6 ICBM की अनुमानित रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि इसकी पहुंच सिर्फ एशिया तक नहीं, बल्कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के हिस्सों तक हो सकती है। ये सिर्फ एक रीजनल डिटरेंस नहीं रहा, ये एक ग्लोबल रीच है। हालांकि इन हथियारों के इस्तेमाल पर भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, वो हमेशा से काफ़ी साफ रही है। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज़। आसान भाषा में, भारत की ये क्षमताएं किसी पर पहले हमला करने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये एक पक्की और सुरक्षित सेकंड स्ट्राइक या जवाबी कार्रवाई के लिए बनाई गई हैं। लेकिन जो रणनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी अपनी कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं। उनका मानना है कि इतनी लंबी दूरी के मिसाइलों और MIRV तकनीक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रिविजनिस्ट पावर की छवि बन सकती है। इसके अलावा एक बहस ये भी है कि जब इतनी एडवांस क्षमताएं आ जाएं, तो उस डॉक्ट्रिन में मिनिमम शब्द का क्या मतलब रह जाता है। और सबसे बड़ा डर रहता है कमांड और कंट्रोल का। तनाव के वक्त जब सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा हो, तो किसी गलतफहमी या मिसकैलकुलेशन की वजह से हथियारों की दौड़ या एक्सीडेंटल लॉन्च का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। तो इन सब बातों को देखने के बाद ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इस तरह की अल्टीमेट तकनीकी क्षमता हासिल कर लेने से वास्तव में दुनिया में रणनीतिक स्थिरता की गारंटी मिल जाती है, या फिर ये जाने अनजाने में किसी विनाशकारी गलतफहमी को बुलावा दे रही है? यह एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया और ऐसे ही जटिल विषयों को आसानी से समझना चाहते हैं, तो साउंड बाइट इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।